मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा मेरा ताल्लुक भगत सिंह से करीब 45 साल 50 साल पुराना तो हो ही गया। सन 76-77 में मैंने शुरू किया और उसके बाद से हिस्ट्री ऑफ साइंस बीच में आया कुछ 28-29 साल। मैं वापस भगत सिंह पर आया 2007 में, जब किताब ये टू मेक द डेफियर छपी। आपकी किताब पढ़ते वक्त मुझे वो चीज़ें याद आई जो मैंने उस वक्त पढ़ी थी। अब से कोई जैसे युग दृष्टा भगत सिंह, वीरेंद्र संधू की किताब, यशपाल का सिंहावलोकन, या संस्मृतियाँ शिव वर्मा की, और बहुत सारी चीज़ें जो उस वक्त पढ़ी और उस बीच में और कुछ पढ़ते रहे। ये सब चीज़ें पढ़ने का मौका नहीं मिला। और मुझे अच्छी ये बात लगी कि आपने जो खुद भगत सिंह के बारे में जो कहना है वो तो आपने कहा ही है, लेकिन इन सब लोगों का इस्तेमाल किया। और आज के नौजवानों को जो इन सब किताबों पर जाते ही नहीं है कि शिव वर्मा की संस्मृतियाँ कौन पढ़ता है। गिने चुने कुछ लोग छोड़ दीजिए, बाकी न सिंहावलोकन का मालूम भी लोगों को नहीं होगा। आपने कम से कम इस किताब में उसको इस किताब का हिस्सा बनाया। और यशपाल ने, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगत सिंह के जो कुछ साथी थे वो सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे। बड़ा सौभाग्य है हमारा कि वो अच्छे लेखक भी थे, जिसमें यशपाल है, और जिन्होंने सिर्फ क्रांतिकारी इतिहास नहीं लिखा, उन्होंने झूठा सच जैसा एक किताब लिखी जो पार्टीशन पर सबसे महत्वपूर्ण किताबों में मानी जाती है आज भी। और शिव वर्मा जैसे लोग, उनकी अपनी भतीजी वीरेंद्र संधू जो खुद अच्छी लेखक थी और उन्होंने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी युग दृष्टा भगत सिंह, जिसका इस्तेमाल यहाँ पे किया। तो ये सब लोग अच्छे लेखक थे और उस वक्त की जो अपनी मेमोरीज हैं उनको डॉक्यूमेंट कर पाए। और आज हम लोगों की समझ जो भगत सिंह की क्रांतिकारी विचारधारा के बारे में देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, ये इन सब लोगों का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उसके साथ साथ भगत सिंह क्योंकि खुद अच्छे लेखक थे, और ये मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, सब लोगों ने इसी बात पर जोर दिया, मैं खुद इस बात पर जोर देता हूँ कि जहाँ भी मुझे बोलने का मौका मिलता है कि भगत सिंह के बारे में जब आप पढ़ें, सुने या भगत सिंह का लिखा हुआ पढ़ें, तो उस वक्त ये जरूर सोचें कि भगत सिंह की उम्र क्या थी। भगत सिंह की जो एक्टिव लाइफ है वो 6-7 साल की है। पहला लेख एक भाषा पर, पंजाबी पर एक लेख लिखा था, उसके अलावा पहला लेख जो है वो मतवाला में छपा 1924 में। और उसका विषय, मैं उस पर आज भी जब मैंने पढ़ता हूँ और मैंने उसके बारे में जब भी लिखा, सोच के मुझे ताज्जुब होता है कि एक 17 साल का नौजवान विश्व बंधुता के बारे में कैसे लिख सकता है। इतना कॉम्प्लेक्स, इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट 17 साल की उम्र में वो आदमी 3-4 पेज लिखता है। और उस पर जो लिखता है वो आज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ये कहता है, उसमें शुरुआत होती है वसुधैव कुटुंबकम से, जो हमारे G20 का में इस्तेमाल किया गया। और मैंने उस वक्त किसी अखबार में लिखा भी था कि ये जो पूरा कैंपेन चल रहा है उसके माने क्या है, ये भगत सिंह से सुने। भगत सिंह इसके बारे में क्या लिखते थे, क्या लिखा 1924 में। उसमें भगत सिंह लिखते हैं, मैं 2-4 सेंटेंस की बात करूंगा कि जो आज महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि भाई ये विश्व बंधुता की बात हम कैसे कर सकते हैं जब हम अपने ही देश में, अपने ही आपस में, अपने ही मुल्क में आपस में अदरिंग करते हैं, स्ट्रेंजर्स ढूंढते हैं, अपने फेलो सिटीजन्स में हम स्ट्रेंजर्स ढूंढते हैं। तो विश्व बंधुता की बात आप कैसे करोगे? पहले तो अपने देश में जहां आप रहते हो वहां भाईचारा पैदा करो, तब विश्व बंधुता की बात हो सकती है। तो उसी आर्गुमेंट को वो बढ़ाते हैं और 3-4 पेज लिखते हैं उस पर। तो ये एक इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट था कि उस पर लिखना 13-17 साल की उम्र में, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और आश्चर्य होता है कि आज भी अगर आप किसी को 17 साल की उम्र के किसी लड़के को भैया लड़की को कहें, तो मुझे नहीं लगता है कि उस लेवल का कोई भी लेख, बावजूद इसके कि बहुत कुछ हमें आज अवेलेबल है पढ़ने के लिए, भगत सिंह के पास बहुत मुश्किल से किताबें मिलती थी पढ़ने के लिए। दूसरी चीज,
भगत सिंह के बारे में जो अभी पंकज जी ने भी बोला और बाकी लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि आज भगत सिंह को एक शहीद के तौर पे याद करते हैं, राष्ट्रवादी के रूप में याद करते हैं, जो मैं कहता हूँ ठीक है, करना चाहिए, बिल्कुल हम भी करते हैं सम्मान। लेकिन ये भगत सिंह का के साथ ज्यादती है, एक अधूरा सम्मान है अगर भगत सिंह के विचारों के बारे में आप बात न करें, क्योंकि भगत सिंह हमारे लिए एक विचारक हैं, और मेरे लिए खास तौर से, क्योंकि मेरी किताब है और जो भी मैंने लिखा है उसमें मैंने भगत सिंह के विचारों की ही बात की है। राष्ट्रवाद और शहादत शहीद तो उनके साथ दो और भी हुए थे, और भगत सिंह से पहले भी शहीद हुए और भगत सिंह के बाद भी होते रहे, जिसका सम्मान हम करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन वो हम सम्मान सिर्फ शहादत तक नहीं रुकना चाहिए। दुख की बात यह है कि भगत सिंह ने जो विरासत छोड़ी, उस विरासत से एंगेज करना, उस विरासत को आगे ले जाना, और विचारों की विरासत है जिसमें वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आज भी हमारे जीवन में हमारे सामने है। अफसोस की बात यह है, मैं बार बार ये कहता हूं कि हमने बहुत कुछ हासिल किया है ओवर द इयर्स, आज़ादी के बाद भी और आज़ादी से पहले भी, जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें भी, और उन सब उपलब्धियों के बावजूद वो चीजें जो भगत सिंह ने लिखी वो आज भी रेलेवेंट है। ये दुख की बात है, वो रेलेवेंट नहीं होनी चाहिए थी। जैसे छूत अछूत का सवाल, सांप्रदायिकता का सवाल, स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स, ये सबसे महत्वपूर्ण है आज कि छात्रों का रोल क्या है यूनिवर्सिटी में। छात्र राजनीति कर सकते हैं, छात्रों का अधिकार है कि वो उन मुद्दों को उठाएं जो देश में बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सिटी तो सिर्फ पढ़ाई की स्पेस है, टेक्स्ट बुक की स्पेस है, ये कहा जाता है आजकल। लेकिन भगत सिंह ने उस वक्त नौजवानी के अपनी के अवस्था में, भगत सिंह और उनके साथियों ने भी, सब स्टूडेंट्स तो थे, और उसके बाद जब मैं कभी कहता हूं तो लोग ये जवाब देते हैं कि साहब वो तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। अरे भगत सिंह ने जो लिखा है वो पढ़िए पहले। भगत सिंह ने कहा कि हमारी लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई तो एक स्टेज है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक ऊंच नीच खत्म नहीं होती है, जब तक 98% लोगों की भागीदारी गवर्नेंस में नहीं होती है, 2% अमीर जब तक शासन करते रहेंगे तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। शासन करने वाला चाहे अंग्रेज हो, चाहे हमारा देसी हो, या चाहे वो दोनों मिलजुल के कर रहे हो, लड़ाई हमारी जब तक ये बराबरी की, समता की जो लड़ाई है, ये चलती रहेगी। तो ये सवाल बिल्कुल बेतुका है कि छात्र आज भागीदारी उनकी राजनीति में नहीं हो सकती है, वो सवाल यूनिवर्सिटी में नहीं उठा सकते अपने अधिकारों के, या जो बराबरी का सवाल है, समता का सवाल है, उसको नहीं उठा सकते, क्योंकि आज अंग्रेज नहीं है और देसी सरकार है। बात यह है कि ये भगत सिंह ने जो विरासत छोड़ी है वो एक संघर्ष की विरासत है, जिसको खुशी की बात है कि कुछ नौजवान उसको जरूर आगे बढ़ा रहे हैं, और यही एक देखकर एक तसल्ली भी होती है कि कुछ लोग हैं जो उस विरासत को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज सांप्रदायिकता का सवाल है, जो आज उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भगत सिंह के जीवन में था। इतना खूबसूरत लेख है जो कीर्ति में लिखा, कीर्ति के ही लेख हैं ज्यादातर भगत सिंह के, 1928 के खास तौर से, क्योंकि सोहन सिंह जोश ने बुलाकर उनको अपना जो एडिटोरियल बोर्ड है उसका सदस्य बनाया, और उसके बाद वो उन्होंने कुछ लिख लिखे, और उन लेखों में ये 3-4 लेख हैं महत्वपूर्ण जो आज रेलेवेंट है, जिसमें प्रेस की फ्रीडम की बात भगत सिंह करते हैं कि सांप्रदायिकता तो हमारे देश में फैल रही है। भगत सिंह कहते हैं फैले इसलिए फैल रही है क्योंकि हमारी प्रेस इतनी गैर जिम्मेदार है, और वो उस वक्त प्रिंट प्रेस मीडिया की बात कर रहे हैं, उस वक्त टीवी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं, प्रिंट मीडिया था। वो कहते हैं प्रोवोकेटिव हेडलाइंस लगाकर खबरें छापते हैं, एक साझा राष्ट्रवाद पैदा करने के बजाय ये एक डिवाइसिव राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जिसमें आपस में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाया जाता है। ये भगत सिंह उस लेख में लिखते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आज भी हमारे सामने मौजूद हैं, और मुझे नहीं लगता है कि हमें भगत सिंह से बेहतर कोई इंस्पिरेशन हो सकती है, क्योंकि हम उस समय भी, जब आप जाइए राष्ट्रीय आंदोलन में, उस वक्त भी महात्मा गांधी के बाद जो देश में एक नाम था जिसकी एक्सेप्टेंस अक्रॉस लैंग्वेजेस, अक्रॉस रीजन्स
थी वो था भगत सिंह। क्योंकि ये लोग अक्सर जो लोग बात करते हैं कि भगत सिंह तो पंजाब का एक देहात का लड़का और छोटी सी उम्र जिसकी हुई, जो 23 साल ही जिया, उस पर केरला में, मलयालम में, तमिल में, आज नहीं उस समय जब भगत सिंह की शहादत हुई है, उस समय पेरियार ने क्या लिखा, गुजराती भाषा में क्या लिखा गया उनकी अपनी जिंदगी में, और उस जिंदगी खत्म होते ही तो पूरा एक वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस थी भगत सिंह की। और जिसको प्रेस ने उस वक्त लिखा भी उस समय कि इस समय भगत सिंह का नाम महात्मा गांधी के बाद दूसरा नाम है जिसकी एक्सेप्टेंस अक्रॉस इंडिया है। तो वो आदमी इतना कुछ हासिल करके गया छोटी सी उम्र में, और हमारे लिए इतना मैसेज छोड़ा, विचारों की एक पूरी विरासत छोड़ी, और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसको आगे बढ़ाएं। और ये किताब जो छपी है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है उस डायरेक्शन में, और ये सिर्फ भगत सिंह के ही विचारों को आगे नहीं बढ़ाती है, भगत सिंह के साथियों के विचारों को बढ़ाती है, क्योंकि उसमें यशपाल भी मौजूद है, उसमें शिव वर्मा भी है, उसमें और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। और मैं तो, मेरा अपना सौभाग्य है कि मैं जिस वक्त काम कर रहा था उस वक्त, सौभाग्य के साथ दुर्भाग्य भी है क्योंकि उस वक्त मोबाइल नहीं होता था और आप बहुत सारी चीजें आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। 1970 की बात है। मैंने पूरे 3 साल 4 साल कॉमरेड रामचंद्र के साथ तीन गुजारे। कॉमरेड रामचंद्र जो है भगत सिंह के नौजवान भारत सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, भगत सिंह के साथियों में थे, बड़े एक्टिव लोगों में थे, और वो उन्होंने नौजवान भारत सभा पर किताब लिखी थी। जिस वक्त वो लिख रहे थे तब मैं अपना काम कर रहा था, तो हम रोज उनके साथ बैठते थे और बस लेके तीन से शाम को दरियागंज ले जाते थे मुझे अपने घर कभी। उस वक्त उनकी उम्र करीब 80-81 साल थी, और चाय पीकर फिर मैं मेरठ चला जाता था रात को। तो ये फिर शिव वर्मा से कानपुर में मुलाकात, कुछ पता नहीं, मनमोहन गुप्ता निजामुद्दीन में रहते थे, उनके पास मैं जाया करता था। तो ये भी एक नाम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण लेखकों में है। और दे लिव डेंजरसली सबसे खूबसूरत किताब मनमोहन गुप्ता की है, और उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो ये एक बड़ा अच्छा एक हम लोगों का सौभाग्य है कि ये किताब छपी, और उसमें भगत सिंह के साथ साथ इन सब लोगों को भी पढ़ने का मौका मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो सबको पढ़नी चाहिए। शुक्रिया।